नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल एक एमसीक्यू क्यूज फॉर्मेट में आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक देखे थे। आज हम उससे आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अगर आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आप लिंक को क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे और आप वहां से कंटेंट को एक छोटी सी फी अदा करके बाय कर लेंगे। कंटेंट अवेलेबिलिटी एसएससी के विभिन्न एग्जाम, विभिन्न कहने का मतलब अर्स से फर्श तक, एमटीएस देना हो या सीजीएल का मेंस देना हो, इंस्ट्रक्शन प्लस कंटेंट पढ़ो वही जो एग्जाम में आया और एग्जाम पास कराए, बाकी सब मोह माया है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की कंटेंट अवेलेबल होगी, है ना। इसके अलावा रेलवे की विभिन्न एग्जाम की कंटेंट अवेलेबल होगी, तो आप लोग ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिनको बिहार में पुलिस दरोगा का एग्जाम देना है ना, बिहार में एसआई का एग्जाम देना हो चाहे सिंपल पुलिस का एग्जाम देना हो, मैं आपको बार बार यही कहते आया हूं कि अगर आप हमारा रेलवे वाला दोनों सीरीज पढ़ के जाते हैं और आपका एग्जाम नहीं निकलता है तब आके बताइएगा मुझे। 100% आप एग्जाम पास कर जाएंगे अगर दोनों रेलवे का सीरीज कर लिए और साथ में मॉक टेस्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा रहे हैं, है ना, तो आपके बिहार के भी सारे एग्जाम निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा अनुभव के साथ बात करता हूँ, 15-16 साल से इसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ और एक योद्धा ही बता सकता है कि रणभूमि में क्या क्या होता है। बाद बाकी दर्शक तो सिर्फ यही देखते हैं कि कौन अच्छा लड़ा और कौन बुरा लड़ा। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, इसके साथ जो लिंकिंग प्रश्न बताऊंगा उसको ज़्यादा आप माइंड कीजिएगा, समझिएगा। पहला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है ये आपके प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण जो है इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, तो एक तो आपका जल की आवश्यकता पड़ेगी सर, H2O, फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जरूरत पड़ेगी, फिर आपका पिगमेंट क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, पिगमेंट। इसके अलावा सूर्य की प्रकाश, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट कर देता है एग्जामिनर कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि रात में जो है बहुधा माने अधिकांश पेड़ जो है कुछ को छोड़ दिया जाए, जैसे तुलसी पीपल इत्यादि को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पेड़ पौधे जो है रात में क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करने लगता है जो घातक है हमारे लिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चार चीज जो है आपका जरूरी होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेड़ों में, है ना, पेड़ों में जो है जल का संचालन किस उत्तक से होती है, तो आप कहेंगे जाइलम से। और जो पेड़ पौधों में फूड का जो है संचरण किस माध्यम से होती है, तो फ्लोएम से। यही नहीं रुकना है, आपसे पूछा जाता है कि जाइलम कितने प्रकार के उत्तकों से मिलके बना होता है, तो आप कहेंगे 4 प्रकार के। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसका नाम से ही स्पष्ट है, और श्वसन क्या होता है ये भी नाम से स्पष्ट है। बता दूं, पेड़ पौधे जो श्वसन करते हैं ये रंध्र के माध्यम से करते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले कि भाई पेड़ पौधे श्वसन करते हैं और ऑप्शन में न तो रंध्र है न स्टोमेटा है, तो ऑप्शन में 100% कलर कोड में ऑप्शन दिया रहेगा, हरा भाग, लाल भाग, पीला भाग। तो आपको आंसर करना है सर हरा भाग, क्योंकि ये जो स्टोमेटा है ये पत्ती का भाग होता है और पत्ती जनरली हरा कलर का होता है। जिसके हरा कलर के नहीं होते हैं वो पेड़ पौधे में आते ही नहीं है। जैसे कवक, कवक जो है ये पेड़ पौधे मतलब पादप वर्ग में नहीं आता है, ये एक अलग वर्ग ही है, क्योंकि इसके जो पत्ती है, छत्ता आप देखे होंगे गोबर के किनारे रहता है, व्हाइट कलर का रहता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पादप नहीं माना जाता है। ठीक है, और ये परजीवी हो जाता है, क्योंकि खुद प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं तो भोजन खुद बना नहीं पाएगा, और खुद नहीं बना पाएगा तो दूसरे पे डिपेंड रहेगा, इसीलिए वो परजीवी टाइप से हो जाती है। ठीक है, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा है, मानव आंख में कौन सा भाग जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। जो मानव की आंख है ना, नेत्र है, इसमें कौन सा भाग जो है प्रकाश को नियंत्रित करेगा, तो आयरिस करता है। यहाँ पे लिखा नहीं है तो पुतली आप आंसर करेंगे, पुतली जो है आंसर कर लेंगे। ठीक है, नेत्रदान जो कोई आदमी करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है जो नेत्रदान करते हैं या आम आदमी भी करते हैं, तो कॉर्निया का जो है डोनेट किया जाता है ना। इसके अलावा रेटिना जो है, रेटिना किसी चीज का इमेज बनाने के लिए जो है उपयोगी है। ठीक है,
जो आंख में कलवा भाग है वो रेटिना है, जहां पे इमेज बनता है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। मानव नेत्र पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है ना, वास्तविक और उल्टा होता है। ध्यान रखना, वास्तविक और उल्टा होता है, सीधा नहीं लगा देना यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा जो मानव में जो लेंस होती है वो कौन सा, मानव का जो आंख होता है, माफ कीजिए, वो किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो आप कहेंगे ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई, है ना। लेंस की क्षमता किस चीज में मापी जाती है, ये बहुधा पूछे जाते हैं, तो ये डायोप्टर में, जिसे डी से इंडिकेट करते हैं, इसमें मापा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो ये आंख से कुछ, इसके अलावा आंख में जो दृष्टि दोष होती है वहां से क्वेश्चन आपके पुलिस दरोगा के एग्जाम में काफी आती है। अगर निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब है कि निकट की वस्तु आराम से देख पाता है लोग, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, ठीक है। ये नाम के जस्ट विपरीत है। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि निकट की वस्तु आप देख लेते हो लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते हो। इसके जस्ट उल्टा दूर दृष्टि दोष का क्या हो जाएगा भाई, दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर का वस्तु देख लेता है लोग, है ना, लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाता है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अपन अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और दूर दृष्टि निवारण के लिए अपन उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये भी आपसे पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये बड़ी इजी हमने रखा है, तो ये भैया H2O। आपसे H2O का आणविक भार पूछता है एग्जामिनर। आणविक भार चाहे जो भी आपके जनरल साइंस होते हैं, मैंने अच्छे से आपके दर्पण सीरीज में पढ़ा दिया है, कभी नहीं पुराना होगा। जिन बच्चे को तकलीफ है जाके दर्पण सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट की 30 वीडियो की, कर लीजिए। जनरल साइंस से चाहे आपका, है ना, फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना हो, आणविक भार ही क्यों ना हो, मोलरता मोरलता ना, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु में कितने जो है मैक्सिमम, जो भी आपके मन में आता होगा कि भाई इसमें मैं फंस जाता हूँ, सभी चीज दूर हो जाएगी, कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने रेलवे के लिए 2 सीरीज कराया है, जिनमें एक में ज़्यादातर जनरल साइंस कराया है और दूसरा में जनरल साइंस को बहुत कम कर दिया है। मिली जुली दोनों तुली हुई है। अगर आप दोनों पढ़ लिए तो आपका रेलवे की एग्जाम और बिहार पुलिस दरोगा की एग्जाम काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये OH सब जो है ना, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो H2O आणविक भार, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 हो जाएगा, और O का हो जाता है 16 तो 18 हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दिए गए ऑप्शन में एक H2O2 है, इसका अगर भार निकालना हो तो कितना हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन 2 बार, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, तो 1 गुने 2 आप प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान लगभग 16, तो 16 गुने 2 32 और 2 34 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे आप किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, किसी भी चीज मतलब किसी भी चीज का। जैसे CH4 का ही निकालना है तो कार्बन का यहाँ पे रखेंगे अपन 12 और H का 1 गुने 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। ये मीथेन का सूत्र होता है। मैं सिर्फ एक जस्ट तरीका बताया हूँ कि ऐसे निकाला जाता है। जिस रेशियो में जिस रेशियो में चीज़ों का इस्तेमाल करके यौगिक क्रिएट किया गया है, उसी रेशियो में उसका आपको जो है द्रव्यमान को गुना करके जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, तो हमने हाइड्रोजन के द्रव्यमान 1 को 2 से गुना किया है ना, और फिर ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 को 2 से गुना किया है और जोड़ दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो ये तरीका है। तो किसी, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो ऑप्शन में दिए गए में हीरा हो जाएगा। हीरा क्या है, ये कार्बन का अपरूप है ना, क्या है, कार्बन का अपरूप है। एक और कार्बन का अपरूप है जिसके साथ आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है। क्यों करता है, क्योंकि भैया ये जो ग्रेफाइट है ये जो है गुड कंडक्टर का काम करता है, यानी ये विद्युत का जो है सुचालक हो जाएगा, ठीक है। ये विद्युत के सुचालक हो जाएगा, विद्युत के सुचालक हो जाएगा, ठीक है। गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट। ये हीरा वगैरह जो है कुचालक है विद्युत के, तो यहाँ पे हीरा आंसर हो जाएगा। हीरा क्यों चमकता है, तो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण चमकता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है
आपका हीरा चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है एंडोस्कोपी कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुने हैं, संचार सब में जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी अपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो शल्य चिकित्सा होता है वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, है ना। इसके अलावा जो है मरुस्थल वगैरह में आपको जो हेलुसिनेशन होता है, मिर्ग मरीचिका होता है ना, मिर्ग मरीचिका हेलुसिनेशन इसे बोला जाता है, दृष्टि भ्रम कहते हैं हिंदी में। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। कार्बन के और भी बहुत सारे अपरूप हैं। आप कोयला को भी कार्बन के अपरूप में ला सकते हैं, है ना। फुलेरीन को भी आप जो है कार्बन के अपरूप में ला सकते हैं, ठीक है। ये भी 2 कार्बन के अपरूप में जोड़ लीजिएगा। लोहा का संकेत आपका Fe होता है, लोहा का संकेत आपका Fe होता है। हीरा का कोई संकेत नहीं होता है ना। सोना का संकेत अपना, लोहा को फेरस कहते हैं इसीलिए Fe होता है। सोना का संकेत ऑरम होता है, Au होता है। इसके परमाणु क्रमांक भी बहुत बार पूछे जाते हैं, 79 होते हैं। और प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सोना बहुत ज्यादा जो है क्या है, नमनीय है ना, लचीले हैं। तभी तो आप 5 ग्राम सोना खरीदते हो और इसका आप सिकड़ी बना सकते हो, पूरा चैन बन जाता है 5 ग्राम का। लेकिन 5 ग्राम लोहा से बनाना संभव नहीं होगा। शुद्ध सोना की कैरेट पूछी जाती है 24 कैरेट, है ना। लेकिन जो गहना गुड़िया बनता है वो 22 कैरेट से बनता है। सोना के साथ जनरली तांबा को मिलाया जाता है ताकि थोड़ा उसमें जो है सख्ती आ जाए। अगर शुद्ध सोना का जो गहना बनाएगा तो बहुत लचीला बन जाएगा, छट से टूट जाएगा, ठीक है। तो हार्ड बनाने के लिए दूसरे पदार्थ का भी इस्तेमाल करा जाता है। सोना का जो Au है उसका नाम जरूर याद रखना, ऑरम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है भाई सोडियम का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम का तो जनरली जो है S होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन इसका Na होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है ये नेट्रियम से आया है, इसीलिए नेट्रियम का प्रथमा अक्षरी Na सोडियम का सूत्र हो जाता है। जैसे पोटासियम का K होता है, तो K से क्या है, कैलियम, है ना। पोटासियम जो है केलियम लैटिन नाम से लिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए इसका K होता है। तो इसीलिए ऑरम सोना का भी हट के है, नहीं तो G गोल्ड होना चाहिए, तो आपके हिसाब से तो G होना चाहिए, लेकिन कुछ अलगे है, तो याद रखें। इसके अलावा रक्तचाप मापने के लिए आप इन चारों ऑप्शन में से किसका इस्तेमाल करेंगे। रक्तचाप कितना होना चाहिए गुरु, रक्तचाप कितना होना चाहिए, 80 120। निचल का लिमिट कितना है 80, ऊपर का लिमिट कितना है 120। अगर इतना है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कता ही दिक्कता, ठीक है। तो रक्तचाप को मापने के लिए आप स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर आप बैरोमीटर से क्या मापते हो, दाब, लेकिन कौन सा दाब, है ना, वायुमंडलीय दाब, है ना, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। किस चीज से भाई, बैरोमीटर से। दाब जो वायुमंडलीय दाब है उसका मात्रक क्या है, किस चीज में मापते हैं, बार में मापते हैं, बार। थर्मामीटर से क्या मापते हैं, ताप, टेम्परेचर, लेकिन कैसा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, जनरली बॉडी का टेम्परेचर। अत्यधिक टेम्परेचर मापना हो तो किस मीटर का इस्तेमाल करेंगे, पैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपसे मापना हो तो किसका इस्तेमाल करना है, पैरोमीटर। अगर सूरज की गर्मी वगैरह मापने की इस्तेमाल किया जाने वाले यंत्र की बात हो तो कौन सा यंत्र लोगे, थर्मामीटर की पैरोमीटर, तो आप कहेंगे पैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, स्फिग्नोमैनोमीटर हो गया। हैग्रोमीटर, हैग्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है ना, हैग्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हैग्रोमीटर से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की कौन सा दांत सबसे मजबूत होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मानव में भी कई प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, है ना। दुधिया दांत कितने होंगे, है ना, कितने ऐसे दांत है जो टूटने के बाद फिर आता है, तो 20 ऐसे दांत है जो टूटने के बाद फिर आएगा। और टोटल दांत कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। दांत के आसपास पाए जाने वाला एक बहुत सख्त पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एनामिल। क्या कहते हैं भाई, एनामिल, है ना, क्या कहते हैं, एनामिल कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ भी है, ठीक है भाई। तो ये कुछ दांत, है ना। तो यहाँ पे जो है मोलर जो है ये सबसे मजबूत दांत माना गया है चारों में। ये दांत का प्रकार है कृंतक, रदनक, प्रीमोलर और मोलर सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दांतों में जो क्षरण होने लगता है तो किस चीज की कमी से होती है, कैल्शियम और, है ना, कैल्शियम और पोटासियम, फास्फोरस, इस सब की कमी जब होगा तो हड्डी दांत सब जो है कमजोर होने लगता है ना, है ना। तो फास्फोरस इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा एक आपसे डायरेक्ट पूछता है कि हड्डी बनी होती है किससे, तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट से अगर ऑप्शन में है तो सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है। वैसे कैल्शियम भी खाली कहे तो चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु जो कमरे के टेम्परेचर पे द्रव लिक्विड फॉर्म में होती है। देखिए धातु भी होती है लिक्विड फॉर्म में और अधातु भी होती है कमरे के टेम्परेचर पे, जो जनरली टेम्परेचर पे हम लोग सर्वाइव करते हैं रहते हैं। तो भैया यहाँ पे धातु की बात कर रहा है तो पारा, पारा का एक अयस्क है जो आपसे पूछा जाता है जिनका नाम है सिनेबार। ठीक है, ये पारा का अयस्क है तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक अधातु भी है जो आपके कमरे के टेम्परेचर पे, अच्छा पारा के साथ साथ गैलियम को भी लिख ले, ये भी अपन जो है कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जा सकता है। एक आपका जो है कमरे के टेम्परेचर पे द्रव फॉर्म में पाए जाने वाले अधातु है ब्रोमीन। कौन है भाई, ब्रोमीन। आप आवर्त सारणी देखे होंगे, A to Z SPDA ब्लॉक याद कराया हूं कैसे होता है। तो जो सबसे लास्ट में यानी 18वें ग्रुप है उससे पहले एक ग्रुप 17वां है, तो 17वां ग्रुप में आपके हेलोजन फैमिली है, वहीं पे आपको ये ब्रोमो फ्लोरो आइडो क्लोरो ये सब मिलेगा। ये है हेलोजन फैमिली, है ना, ये है आपके हेलोजन फैमिली। और ये है आपके इनर्ट गैस फैमिली, अक्रिय गैस फैमिली सबसे लास्ट में है 18 में, है ना। इसमें हीलियम आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडॉन इस प्रकार से गैसें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पारा याद रखना है जो धातु होते हैं और कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अधातु में ब्रोमीन है, ये भी लिक्विड फॉर्म में कमरे के टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, पारा का इस्तेमाल तापमापी इत्यादि में किया जाता है क्योंकि इसका प्रसार बहुत सुगम होता है, जैसा कि ये कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए आप थर्मामीटर में पारा देखते होंगे, बुखार जांचने के लिए पारा आगे बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। नेक्स्ट है डीएनए की संरचना किसने बताई। डीएनए की संरचना किसने बताई। देखिए डीएनए और आरएनए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आता है ना। तो एक आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और एक आपका डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए और आरएनए में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके नाइट्रोजनी बेस के ऊपर पूछा जाता है कि इनके नाइट्रोजनी बेस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो भाई डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनी बेस में जो फ़र्क है, यहाँ मैं कॉमा लिख रहा हूँ, इसी कीस मत समझना कोई, है ना। तो ये डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनी बेस में फ़र्क है, आरएनए में आपका पाया जाता है, तीन चीज़ कॉमन रहता है। एक चीज़ आपका जो है डिफरेंस हो जाता है। आरएनए में आपका एडीनिन पाया जाएगा, एडीनिन पाया जाता है, और देखिए क्या पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, ग्वानिन, एडीनिन ग्वानिन, और ऐसे ही एक नाम है साइटोसिन, है ना, साइटोसिन पाया जाता है, और एक आपका थायमीन पाया जाता है। विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं, है ना। तो ये चारों नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है आपको कहाँ पे, आरएनए में, सॉरी डीएनए में, माफ़ कीजिए, ये डीएनए का है। यहाँ पे कर लेंगे इसको, ये इसको सीधा सीधा एरो मारता हूँ यहाँ से। ठीक है, आरएनए में क्या पाया जाता है, एडेनिन कॉमन रहता है, ग्वानिन कॉमन रहता है, साइटोसिन भी कॉमन रहता है। लेकिन ये जो थायमीन है ना, इसके जगह पे यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। इतना सा डिफरेंस है। ये नाइट्रोजनी बेस है जो आरएनए डीएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन डीएनए में जहां एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमीन पाया जाता है, वहीं आरएनए में एडिनिन ग्वानिन और साइटोसिन तो पाए जाते हैं, लेकिन थायमीन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजनी बेस में अंतर कहाँ पे आता है, तो थायमीन और यूरेसिल में आता है। यहाँ पे डीएनए की संरचना की बात करेंगे तो वाटसन एवं क्रिक आंसर हो जाएगा। इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल को जो है दिया था, वाटसन एवं क्रिक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगरी मेंडल जो है, ग्रेगरी मेंडल, है ना, इन्होंने जो है ग्रेगरी मेंडल, एक सेकेंड, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। एक तो ये पूछा जाता है, और भी एक चीज़ पूछा जाता है ग्रेगरी मेंडल से, मैं याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके किताब का नाम है, ये पूछा जाता है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर डीएनए के खोजकर्ता या फिर डीएनए को सबसे पहले किसने खोजा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो फ्रेडरिक मीसर का नाम देना है ना, फ्रेडरिक मीसर।
फ्रेडरिक मीसर जो है ये डीएनए का पता लगाया था। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल या संरचना का पता वाटसन क्रिक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इनके अलावा डीएनए को प्रयोगशाला में किसने जो है कोडित किया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल भी मिल चुका है और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चिकित्सा में भारतीय मूल के नोबेल प्राइज पाने वाले ये पहले जो है व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। ठीक है ना, ध्यान रखना। इनके अलावा हो गया गुनगुन। अगला अगला है हमारा गैस का दाब किसके कारण होता है। तो भाई गैस का दाब किसके कारण होता है, घनत्व, टकराव, ताप, आयतन। तो गैस का दाब होता है जो भी कंटेनर में गैस रखे जाते हैं उनकी दीवार पे जो आप टकराव डालते हो या दबाव कह सकते हो। यहाँ पे दबाव ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है, तो यहाँ पे टकराव आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैस जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं, जो भी पात्र होते हैं, उनके दीवार पे जो टकराव होती है, जो टकराते हैं गैसीय कण, इन्हीं के कारण दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टकराव राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा मानव मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है, मानव मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि मानव मस्तिष्क जो है ये आपके 3 भागों में बटे होते हैं, है ना। अग्रभाग अगला हिस्सा, पश्च भाग पिछला हिस्सा और मध्य भाग। तो मानव मस्तिष्क के जो सबसे बड़ा पार्ट है ये है अग्रभाग, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन में तो लिखा ही नहीं है कहीं अग्रभाग। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव मस्तिष्क के अगले भाग में क्या पाया जाता है, तो सेरेब्रम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए तनके सा आंसर है, मतलब ऑप्शन में डिफरेंस है, सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है और यही मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट भी होता है। इसे अग्र मस्तिष्क कहिए या प्रमस्तिष्क कहिए, है ना, प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रमस्तिष्क, है ना, प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं या अग्र मस्तिष्क कह सकते हैं या सेरिब्रम कह सकते हैं। ये आपके मानव जो आपका मस्तिष्क है इनका सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मानव मस्तिष्क में कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये प्रमस्तिष्क भी क्या काम करता है, तो ये आपकी याददाश्त वगैरह के लिए, याददाश्त। इसके अलावा तर्क वितर्क करने के लिए, ये सब जिम्मेवार है कौन, मानव मस्तिष्क का अगला भाग प्रमस्तिष्क। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रवृत्ति क्रिया, है ना, रिफ्लेक्शन वाला, प्रवृत्ति क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, प्रवृत्ति क्रिया का नियंत्रण जो है ना, प्रवृत्ति क्रिया का नियंत्रण जो है ये आपके पिछला भाग करेगा, मेडुला ऑब्टुलंगा या मेरुरज्जु इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे सटीक। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है मस्तिष्क से क्वेश्चन। इनके अलावा दर्द ठंडा गर्म भी पूछा जाता है। दर्द ठंडा गर्म हाइपोथैलेमस के हिस्से में है ना, हाइपोथैलेमस के हिस्से में है ना। ब्लड जितने भी पार्ट है मानव के शरीर में, उनमें सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ पे होगा, सबसे कम कोशिका विभाजन भी कई प्रकार के होते हैं, दर्पण सीरीज में पढ़ा दिए। अर्धसूत्री समसूत्री किसने किया, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे कम कोशिका विभाजन जो है आपके मस्तिष्क में होते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे चोट लगा तो फिर ठीक नहीं होता है ना, रिकवर जल्दी नहीं हो पाता है, नई सेल जल्दी नहीं बन पाता है। कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का टूटना नहीं होता है, नए सेल का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि कोशिका विभाजन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किसने खोजा था, समसूत्री विभाजन को किसने खोजा था। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितने नए कोशिका का निर्माण होता है और समसूत्री विभाजन में एक माता कोशिका से कितने संतान कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 4 का निर्माण होता है, याद रखना, और समसूत्री विभाजन में 1 से 2 का निर्माण होता है। इन दोनों में क्या
डिफरेंस है, एक तो आंकड़े में डिफरेंस है भाई 1 से 4 का निर्माण, 1 से 2 का निर्माण। दूसरा डिफरेंस है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अगर भाग लेने वाली कोशिका की क्रोमोसोम मान लीजिए कि 40 है, तो इनके जो बच्चा कोशिका 1 2 3 4 जो निर्माण होगा उनमें क्रोमोसोम की संख्या घट के 20 हो जाएगा। लेकिन जो समसूत्री विभाजन है इसमें जितने क्रोमोसोम वाले माता कोशिका भाग लेंगे उतने ही, मान लीजिए 20 क्रोमोसोम वाले भाग लिए हैं तो इनके संतान में भी 20-20 क्रोमोसोम वाला दुगो जो है कोशिका बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है। भाई विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। गुन्नी पढ़ कम रही हो और पन्ना ज्यादा पलट रही हो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, एसआई इकाई है भैया एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है, एम्पियर। यहाँ पे तो एम्पियर को अपन ए से डिनोट करेंगे। ओम के नियम आपने पढ़ा होगा, वहां पे V बराबर IR से अपन जो है काम कर लेते हैं, है ना। तो उसमें जो I है वो क्या है, विद्युत धारा है, करंट है। तो करंट का जो एम्पियर क्या होता है, मात्रक हो जाता है। यहाँ से अपन याद रखेंगे। वोल्टता का, ओम क्या है, प्रतिरोध का, ओम क्या है, रेसिस्टेंस का जो है मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। लेकिन मैंने प्रतिरोधकता आपको बताया है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है भाई, ओम मीटर। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक, इसको भी ध्यान रखना, है ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक दिया गया है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट, है ना। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए, जैसा कि मैंने कल ही बताया था, ये आंख के लिए अच्छा होगा, है ना, आंख के लिए अच्छा होगा और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा। ठीक है, कैरेटिन जो गाजर वगैरह है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। एक आपका गोल्डन राइस का नाम सुने होंगे, गोल्डन राइस चावल, ठीक है, ये भी विटामिन ए का अच्छा विकल्प है। ठीक है, विटामिन ए से आंख की बीमारी होगी, आंख की बीमारी भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जीरोप्थलेमिया, है ना, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा, है ना, ग्लूकोमा ट्रेकोमा, ग्लूकोमा ट्रिकोमा, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद गांव घर में काफ़ी होते हैं, है ना। इसके अलावा रतौंधी, है ना, ये सब जो बीमारी है ये आँख की बीमारी है। विटामिन बी, विटामिन बी में कई सारे पार्ट है, 8 पार्ट है, B1 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B12। इसके जो है रासायनिक नाम हमने कल बताया था आपको, तो वहाँ से आप कल की वीडियो देख लेना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। जितने भी सिट्रस फल होते हैं ये सभी विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी ये धूप में पाए जाते हैं और भी कई स्रोत में पाए जाते हैं, और इसके कमी से हड्डी संबंधित रोग होता है। ठीक है, हड्डी संबंधित रिकेट्स, है ना, ये सब आपके होते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है। अभी मैंने ऊपर ही आपको इसको जो है कर दिया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको व्याख्या कर दिया था। तो पौधों में जल का जाइलम से होता है। मैंने ये भी बताया था कि जो जाइलम है ये कितने प्रकार के उत्तकों से मिलके बने होते हैं, तो 4 प्रकार के उत्तकों से मिलके बने होते हैं, है ना। और फ्लोएम जो है ये किसको परिवहन करेगा, फूड का परिवहन करता है, किसका, फूड का। इसके अलावा एस्टोमेटा, जैसे रंध्र मैंने बताया था, ये क्या करता है, ये श्वसन के लिए ये उत्तरदायी है, श्वसन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा क्लोरोफिल क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। ठीक है भाई, तो ये आपको जो है इतना ध्यान रख लेना है। इनके अलावा कान का वह कौन सा भाग है जो संतुलन बनाए रखता है। कान का कौन सा भाग जो है संतुलन बनाए रखता है, यहाँ पे है कर्ण पट, पटह लिखा गया है, पट लिखेंगे। कोक्लिया, अर्धवृत्ताकार नलिका, विस्टेशियन, है ना। तो यहाँ पे जो है सबसे राइट आंसर यहाँ पे इन चारों में हो जाएगा आपके अर्धवृत्ताकार नलिका। यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, इन तीनों को काट देंगे। कान के संतुलन बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जो कान का आंतरिक भाग है, ऑप्शन ऐसे ही देना चाहिए,
थोड़ा सा ज़्यादा डीप में ऑप्शन दे दिया है। जो आंतरिक भाग होता है कान का, वो कान के जो है संतुलन बनाने के लिए जिम्मेवार है। तो आंतरिक भाग में अर्धवृत्ताकार नलिका भी आ जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कान में जो 3 हड्डी होती है ना, दोनों मिला के 6 गो, तो ये कैसे कैसे होता है, मैलियस है ना, मैलियस एक नाम है, इनकस मैलियस और स्टेपीज है ना, इनकस, इनकस लिखो, इनकस मैलियस, और एक होता है स्टेपीज, एस्टे लिखना भाई, स्टेपीज, ये तीनों को होती है। स्टेपीज को ना हिंदी में रकाब भी आप कह सकते हो, या फिर कोई और भाषा हो सकता है ये, लेकिन कई बार एग्जाम में स्टेपिस की जगह रकाब मिले हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ये 3 ही है, स्टेपीज और रकाब एक ही चीज़ है। बाद बाकी मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ये 3 हड्डी कान की होती है, इसे ध्यान रखेंगे। जिसमें स्टेपीज या रकाब ये मानव शरीर की सबसे छोटू हड्डी है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जांघ का फीमर, ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सबसे अधिक उष्माधारिता किसकी होती है, तो लोहा, तांबा, जल, एल्युमिनियम, इन चारों ऑप्शन में अपन देखेंगे तो जल की उष्माधारिता सबसे अधिक हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है जल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है। अब हम पॉलिटी से क्वेश्चन को देखेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है बंधु, है ना, तो यहाँ पे जनता चुनता है क्या, संसद चुनता है, निर्वाचक मंडल, कैबिनेट। देखिए यहाँ पे संसद भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये आंसर क्यों नहीं हुआ, संसद क्यों नहीं आंसर होता है, कोई बच्चा मुझे बता देना कि संसद क्यों नहीं आंसर होता है। फिलहाल मैं जो अभी बोलूंगा उसी में आंसर छुपा हुआ है। देखिए भारत की जो है ना, जो भी राष्ट्रपति है, भारत राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, माफ कीजिए, वो लगातार की बात करें तो 52 से 61 है ना, पकानी कोका दियो दशम, इसको कई बार मैंने बताया हूँ, एक एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है। प से पद है, का से कार्यपालिका का प्रधान है, नी से निर्वाचन है, इस प्रकार से पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है, 52 से लेकर 61 तक को एक एक वर्ड से बैठा देंगे, प्रथमाक्षरी को स्मरण करेंगे, आपको सब चीज आ जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है पकानी 52, 53, 54 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 54 के अनुसार इनके जो निर्वाचक मंडल होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, इनमें कौन कौन भाग लेगा, ऐसा जो है बात कही गई है ना। तो इनमें कौन कौन भाग लेता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इनमें भाग संसद के सदस्य तो लेते ही हैं, है ना, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और साथ ही साथ राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, इसी कारण निर्वाचक मंडल कहा गया, नहीं तो संसद भी आंसर हो सकता था, ठीक है भाई, है ना। लोकसभा और राज्यसभा, इसमें आपके संसद आ जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसी को अपन संसद कहेंगे। अगर संसद के अंग पूछेगा तो राष्ट्रपति भी होते हैं, है ना, लेकिन वो सभा नहीं, वो व्यक्तिगत एक पर्सन होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति की ही चुनाव हो रही है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते ही लेते हैं, साथ में जहां भी राज्य में विधानसभा, वैसे सभी राज्य में है विधानसभा, और यूनियन टेरिटरीज में भी अगर विधानसभा है तो वहां का भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा और यूनियन टेरिटरीज के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति, लेकिन क्या, नाम मात्र का, नाम मात्र का। वास्तविक प्रधान कहेगा तो, वास्तविक प्रधान कहेगा तो कौन हो जाएगा भाई, पीएम हो जाएगा, है ना, मोदी साहब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो चीज राष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं, सेम चीज राज्यपाल के बारे में आप राज्य के अंदर जानेंगे, चीजें आसान हो जाएगा। जो चीज आप पीएम के बारे में जानते हैं, सेम चीज आप सीएम के बारे में राज्य के अंदर जानेंगे, काम आसान हो जाएगा। जो चीज आप महान्यवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, वही चीज राज्य में महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे, चीज आसान हो जाएगा, है ना भाई। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो एक राज्य के अंदर कार्यों को संचालन करने के लिए अधिकारी है, और ये पूरे देश के अंदर कार्यों को संचालन करने के लिए अधिकारी है। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों के लिए आर्टिकल अलॉटमेंट अलग अलग है। जो राज्य है वो राज्य वाला पार्ट में होगा, जो केंद्र वाला है वो केंद्र वाला संघ वाला पार्ट में होगा। बस इतनी से समझेंगे, संविधान आधा आर्टिकल ऐसे ही याद हो जाता है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो टॉपिक बैच में मैंने कुल मिला के 72 वीडियो कराए हैं। मैं गारंटी देता हूं कोई बच्चे इस 72 वीडियो की नॉलेज अगर 50% भी अपने अंदर समेट लिया और साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा कहने का मतलब, ठीक है, तो भी एग्जाम में 50% क्वेश्चन तो कर ही ले जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और मेरी कंटेंट अगर आप नियमित अगर 100 दिन मतलब 3 महीने सेवन कर लिए
और एक आध कंटेंट लेके एक दो पढ़ लिए, जैसा कि मैं बताता भी हूँ कि इस समय ये पढ़िए, ठीक है, तो आपकी एग्जाम रुकने वाला है जी, कहीं नहीं रुकेगा। और आपको पता ही होगा 337 फाइनल सिलेक्शन की रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और सब बताते भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ यूट्यूब पे। आपको भी पता है कि मेरी नौकरी पेशा है, घर परिवार है, और कई सारे घटना घटते रहते हैं। जैसे हाल में ही एक बहुत बड़ी घटना घटी, मेरी माता जी का देहांत हो गया, उसमें मैं थोड़ा डिस्टर्ब था महीनों भर, अभी भी हूँ लगभग, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लौटने की प्रयास कर रहा हूँ। तो जो पढ़ा रहा हूँ पढ़िए, ठीक है। ये जो आप आज क्लास देख रहे हैं, ये सब को मैं कुछ मानता ही नहीं, और ये अपने क्लास में मैं बात करता ही नहीं, क्योंकि मैं इन सब क्वेश्चन को एकदम साइड में रख के चला हूँ कि मेरा बच्चा ये क्वेश्चन सब नहीं करेगा, मेरा बच्चा तो वो क्वेश्चन करेगा जो कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये तो मैं रिवीजन के तौर पे लाया हूँ, आपको रिफ्रेश करने के लिए सभी छोटे बड़े चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में और आपसे पूछा जाता है ना। एक तो सबसे जो पॉलिटिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है कि भारत में सरकार के कितने अंग होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, चीज़ बहुत कुछ आसान हो जाता है। तो सरकार के ना 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, और आपके क्या होते हैं भाई, न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। इसी से आप ठीक से वर्ड को ही पढ़ लिए तो सब चीज़ समझ जाएंगे। ये विधायिका, ये क्या करता है, ये कानून मेकर है, ये कानून बनाते हैं। और कानून कहाँ मेक होता है, इंडिया के लिहाज से पार्लियामेंट में, और इंडियन पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, संसद। और इस संसद में क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति भी आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कानून बनाने का काम करता है भाई। कोई भी विधेयक यहाँ पे जो है पेश किया जाएगा संसद में, यानी लोकसभा राज्यसभा में, यहाँ पे पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास अंतिम सिग्नेचर के लिए जाएगा। तो ये कानून बनाने का काम कौन किया, विधायिका। कार्यपालिका क्या करता है, उस कानून को लागू कराने का काम या अमल में लाने का काम करता है, कौन भाई, आपका कार्यपालिका, ठीक है। और न्यायपालिका क्या है, न्याय करने के लिए है, जो भी कोर्ट कचहरी है इंडिया में, ठीक है। इतने से ही काम खत्म हो जाती है। अब इसको ही आप बांट बांट के पढ़ेंगे, न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबके जज कौन नियुक्ति करते हैं, कितने उम्र होते हैं, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, आर्टिकल क्या है ना, कोई भी विधेयक को पास होने की क्या तरीके हैं, साधारण है कि उपस्थित बहुमत है। तो ये सब, यही सब को विस्तार से पढ़ेंगे तो पूरी पॉलिटी हो जाती है ना। और अपना ग्रंथ तो है संविधान, सब चीज़ संविधानिक चीज़ ही पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप पार्ट वाइज पढ़ेंगे बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ लक्ष्मीकांत को फॉलो करता हूँ मैं, आपको पॉलिटी पढ़ाने के लिए क्लास में जितना पढ़ा दिया ना वही काफ़ी है। नहीं तो आप जो है टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट में अलग अलग चीज़ भी पढ़ सकते हैं, जैसे सभी आर्टिकल, सभी संशोधन, है ना, ये सब। यहाँ पे फिलहाल में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल 52 से 61 तो हो ही गया। इसके बाद इनके एक आर्टिकल 72 है जो क्षमादान से संबंधित है। आर्टिकल 1, 2, 3 है, ये आपके राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। आर्टिकल 108 है, ये ज्वाइंट सीटिंग से संबंधित है, जो लोकसभा और राज्यसभा को बुलाते हैं कंबाइंडली, लेकिन इनकी अध्यक्षता जो है स्पीकर करते हैं, है ना। आर्टिकल आर्टिकल 331 है, ये पहले एंग्लो इंडियन की नियुक्ति लोकसभा में 2 व्यक्ति को करते थे राष्ट्रपति साहब, लेकिन अब वर्तमान समय में नहीं करते हैं, है ना। आर्टिकल 148 है, ये कैग की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 76 है, ये महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं। ये जो है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल है राष्ट्रपति साहब के बारे में। इंडिया में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है ना। और राष्ट्रपति जब अपने पद से हट जाते हैं तब भी बहुत सारे फैसिलिटी जो है उनके लिए अवेलेबल होता है। उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है भाई, संविधान में कितने भाग है, संविधान में मात्र 22 भाग है आज भी। लेकिन अगर है ना कितने भागों में है ना विस्तारित है आपसे पूछ दे तो 22 भाग ही है, लेकिन अगर विस्तारित है तो फिर काउंट करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्योंकि जब 4 से 4 का ए बना, जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, है ना, मौलिक कर्तव्य को जो है जब जोड़ा गया 10 प्रकार के, शुरू में तो जो है 10 प्रकार के जोड़े गए, वर्तमान में 11 प्रकार के हैं। तो इनके लिए एक अलग से भाग क्रिएट किया गया, है ना। तो 4 का ए एक बढ़ गया, फिर आपका 9 का ए बढ़ गया, है ना, फिर आपका 9 का बी बढ़ गया। ये जो है ना आपके 3 जो है एडिशनल बढ़ गए, तो 22 था ही, और 3 इनको काउंट करेंगे
23 कहीं भी नहीं लिखा है भाग के हिसाब से, लेकिन अलग अलग काउंट करेंगे तो 25 को हो जाएगा। 4 का ए, 9 का ए, 9 का बी, ये बढ़ गया है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इस मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से समिति पे ये कार्य किया था, है ना। तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले तो ये रसिया रूस के संविधान से लिए गए हैं, और ये समिति एसएससी था, स्वर्ण सिंह कमेटी था, है ना। लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो मौलिक कर्तव्य है वो 8 प्रकार के ऐड करने की निर्देश दिए थे, लेकिन ऐड हुआ था 10 प्रकार के। अब वर्तमान में है 11 गो, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके 2002 में 86वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाना वो पालनहारा या पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। पेरेंट्स माता पिता हो सकते हैं या फिर जिनके अंतर्गत बच्चे पल रहे हैं, तो है ना। तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे बायस आंसर हो जाएगा। ने अगला है लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष भाई स्पीकर कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, स्पीकर कहलाता है। आरबीआई का जो हेड होते हैं उसे क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं, है ना। रिजर्व बैंक का गवर्नर, और गवर्नर राज्यपाल भी होते हैं। बाद में कि चेयरमैन बहुत सारे संस्था में होते हैं और प्रधानमंत्री इंडिया में एक गो होता है, तो इन दोनों को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। इनके अलावा एक महापौर को पूछा जाता है, महापौर, महापौर को पूछा जाता है, ये नगर निगम का हेड होता है ना, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर जो है ये कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इनके लिए अंतिम निर्णय करता है स्पीकर। ठीक है, ध्यान रखना। धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है, 110 आर्टिकल में है। विनियोग विधेयक कहाँ पे है, 114 आर्टिकल में है। ठीक है, विनियोग विधेयक। और जो आपका बजट है वो कहाँ पे है, 112 में है। ठीक है, इसके अलावा स्पीकर अभी कौन है, ओम बिरला साहब हैं, ओम बिरला साहब है स्पीकर। इनके अलावा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो भाई कौन है, मीरा कुमार। कौन है, मीरा कुमार, मीरा कुमार, है ना। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर, गणेश वासुदेव मालगांवकर। इस प्रकार से भाई ये उल्टा हो सकता है थोड़ा, है ना। इनके अलावा लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत संयम अयंगर, है ना, अनंत संयम अयंगर, अयंगर इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा ये भारतीय संविधान में कैसा सदन है, निम्न सदन है। कैसा है, निम्न सदन है। वर्तमान कैपेसिटी कितना है, 545। वर्तमान में चुनाव कितने पे हुए हैं, अभी हाल फिलहाल 2024 में 543। कितने पे हुआ है, 543। किस क्रमांक की लोकसभा है ये, है ना, ये 18वीं लोकसभा है ना। इसके अलावा लोकसभा में जो सीटों की बंटवारा है वो कैसा होता है, तो अगर, है ना, अगर टोटल कैपेसिटी कितना रह गया, पहले 552 हुआ करता था, लेकिन आपको पता होगा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो मैंने अभी इससे पहले कहा था कि भाई एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2% का किया जाता था, तो ये सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 552 कैपेसिटी में 550 क्षमता है टोटल। अगर मैक्सिमम बात करें कि भाई लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं वर्तमान में, तो 550, लेकिन वर्तमान क्षमता कितने हैं, 545। और वर्तमान जो लोकसभा चल रहे हो कितने पे चल रहा है, 543 पर। चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझना, ये टोटल मैक्सिमम हो सकता है। वर्तमान क्षमता 545 की है, लेकिन वर्तमान चल रहे हैं 543 पे। तो ये 550 में अधिकतम कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो 530 राज्य से आ सकते हैं और 20 यूटी से आ सकते हैं। ठीक है भाई, अभी जो आपका लोकसभा चल रहा है 2024 में नया जो मंत्रिमंडल बना है, उस लोकसभा चुनाव में इस 543 में से 19 जो है यूटी से आए हैं, और बाद बाकी घटा लेना वो स्टेट से आए हैं। ठीक है भाई, है ना। तो ये ध्यान रख लेना, ये लोकसभा के बारे में है कुछ। लोकसभा को अपन जनता का सदन भी कहते हैं या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं ना, जनता का सदन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड लिया गया है हाउस ऑफ कॉमन्स, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है भाई,
इनके अलावा पूरे दुनिया में पार्लियामेंट्री की जननी जो है ब्रिटेन के पार्लियामेंट को ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इनके अलावा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वहां पे अध्यक्ष अलग थे, बाद में अध्यक्ष अलग बने। देखिए संविधान सभा की जो है ना अध्यक्ष सबसे पहले उस सभा में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ये बैठक कब होती है? ये बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को होती है, संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट बैठक, है ना। इससे 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की नेक्स्ट बैठक होती है, और इस नेक्स्ट बैठक में एक परमानेंट अध्यक्ष की जरूरी होती है, और ये परमानेंट अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद साहब को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है टेम्परोरी थे, या फिर आप कह सकते हो कि प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष कह सकते हैं इनको, ठीक है भाई। इनके अलावा जो प्रारूप समिति थे उनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष है ना, ड्राफ्ट कमीशन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है ये भीमराव अंबेडकर साहब थे। प्रारूप समिति में 6+1 सदस्य थे, मतलब 6+1 टोटल 7 सदस्य, जिसमें एक माने भीमराव अंबेडकर साहब क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इनके अलावा जो है नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जो डीपीएसपी है ये संविधान का एक अलग विशेषता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो है ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी को भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में रखा गया है। भारतीय संविधान में डीपीएसपी को आप कैटेगराइज कर सकते हैं नीति के अनुसार। तो यहाँ पे अपने को गांधीवादी नीति देखने को मिलता है, समाजवादी नीति देखने को मिलता है, और उदार बौद्धिक नीति देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधित प्रावधान की आर्टिकल आपको कितने जगह देखने को मिलेगा? तो शिक्षा भाई, शिक्षा सब जगह है। पार्ट 3 में भी आपके लिए है, पार्ट 4 में भी है, और 4A में भी है। 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है। यहाँ पे आप आर्टिकल 21 में जाएंगे, बालक शिक्षा की बात करता है। फिर भाग 4 डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में आएंगे, यहाँ पर भी जो है किशोर शिक्षा मतलब बच्चों की शिक्षा की बात करता है। और यहाँ पे 4 के ए मौलिक कर्तव्य के है ना भाग में आर्टिकल 51 के ए के यानी 11वां सबसे लास्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर भी जो है बच्चे की शिक्षा संबंधित बात किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, ये तीनों जगह है शिक्षा वाली बात, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डीपीएसपी की बात करता हूँ आयरलैंड से। भाग 4 में 36 51 अटल, गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक, है ना। इसके अलावा आयरलैंड यहाँ आंसर कर लेना। अमेरिका के संविधान से आपके फंडामेंटल राइट जो बड़ा चीज है ये लिया गया है। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, संसदीय स्वरूप। इनके अलावा एकल नागरिकता, है ना, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना। इनके अलावा राज्यसभा क्या है? राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट अस्थाई सदन है राज्यसभा। राज्यसभा के आर्टिकल क्या होता है ना, राज्यसभा के आर्टिकल क्या होता है? 80। संसद का आर्टिकल क्या होता है? 79। लोकसभा के आर्टिकल क्या होता है? 81, ठीक है भाई। तो राज्यसभा अस्थाई सदन है, यहाँ पे अपन अस्थाई सदन में टिक कर लेंगे। राज्यसभा का ऐसा फंडा है कि ये कभी भी समाप्त नहीं होता है, और राज्य में जो विधान परिषद है ना ये भी सेम है। राज्य में जो विधान परिषद है ये भी सेम है, ये भी कभी नहीं समाप्त होता है। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप राज्यसभा को रिमूव नहीं कर सकते संसद से, ठीक है, इनके लिए प्रावधान नहीं है। लेकिन कोई भी राज्य अगर चाहे तो अपना विधेयक पास करके विधानसभा को विधान परिषद को सदा के लिए हटवा सकता है, और सीधा सिर्फ विधानसभा से ही काम चला सकता है। इंडिया में मात्र 6 स्टेट है जहां पे विधान परिषद प्लस विधानसभा है, जिसमें एक आएगा बिहार, एक यूपी, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटक,
एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो कहने का मतलब राज्यसभा को न तो स्थगित और न हट सकता है, कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन विधान परिषद राज्य चाहे कि भाई इनको रखना ही नहीं है तो पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं, इन्हें लेट उन्मूलन किया जा सकता है। लेकिन अगर विधान परिषद है तो उसे स्थगित नहीं किया जा सकता, है ना। और राज्यसभा को भी स्थगित नहीं किया जा सकता, अस्थाई सदन है, परमानेंट है। लेकिन फिर आप कहोगे भाई इनके सदस्य जो है क्या हमेशा रहता है? नहीं, हर दूसरे वर्ष मतलब एकांतर वर्ष, इस बार हुआ ना तो अगले साल नहीं होगा, उसके अगले साल हर दूसरे वर्ष जो है एक तिहाई सदस्य, कितने, एक तिहाई सदस्य क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, और इतने ही सदस्य फिर भरे जाएंगे। इंडिया में जो राज्यसभा होता है वहां पे मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 हो सकते हैं, जिनमें 238 जो है ये चुनावी प्रोसेस से और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा जो राज्यसभा का ये चुनाव कराने का प्रावधान है ये साउथ अफ्रीका के चुनाव से सॉरी संविधान से प्रेरित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा राज्यसभा में अगर पूछे कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉट 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 बैठक बुलाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्रथम काट दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति डॉट 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 बुलाते हैं विधानसभा, ये इसका तो कोई लेना देना नहीं। संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आर्टिकल 108 के थ्रू राष्ट्रपति साहब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इनवाइट करते हैं बैठक के लिए, लेकिन इसमें चेयरपर्सन का काम जो है स्पीकर करता है, अध्यक्ष करता है। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संघीय प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित है ना। 100 विषय है। एक आपका समवर्ती सूची होते हैं, समवर्ती सूची में जो है सबसे कम विषय है। देखो मुझे याद आ जाए तो समवर्ती सूची में 52 विषय है, याद कैसे नहीं आएगा। एक राज्य सूची है, राज्य सूची में 61 विषय है, तो 52 61 100 याद रखना है। ये सूची जो है ये तीनों कहाँ पे मिलेगा आपको? 7वीं शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में आपको ये तीनों चीज मिलेगा, है ना। आपसे पूछा जाता है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो आप 7वीं अनुसूची भी आंसर कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो समवर्ती सूची है इनमें जो है पूर्णतः अधिकार स्टेट और केंद्र, स्टेट और सेंट्रल दोनों लिख देता हूं। राज्य है वैसे तो स्टेट, लेकिन विशेष प्रावधान में इनकी अनुमति ली जाती है, और जो संघ है वो स्टेट का है। ठीक है। इनके अलावा मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो है अभी अभी मैंने बात करा भाई, मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट को। ये भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में वर्णित है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है ना। समता का अधिकार, समता का अधिकार ये 14 से लेकर 18 तक हो जाएगा, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार कितना हो जाएगा भाई? 19 20 21 22, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कौन सा है? 23 और 24, है ना। इसके अलावा 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित के लिए है, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। लैपटॉप बंद हो रहा है, 1 सेकेंड भैया, है ना। ये है क्या, बंद हो रहा था यार, बैटरी चला जा रहा था। ठीक है चलो, हाँ अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसको भी तो भाग बता दूं कौन में क्या है। चलो भाग 2 में अपन क्या है, भाग 2 में क्या है यहाँ पे, भाग 2 में आपका क्या हो जाएगा, तो भाग 2 में है नागरिकता। क्या है भाग 2 में, ये कैसे होता है समझ में नहीं आता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, है ना। नागरिकता है भाग 2 में, ये अपन 5 से 12 आर्टिकल में देखते हैं। भाग 4 में मैंने अभी बताया डीपीएसपी है, और भाग 5 में क्या हो जाएगा आप लोग बता देना, क्योंकि 22 भाग तो बता चुका हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति का पदकाल कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष के लिए। अभी 15वें क्रमांक के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधा कृष्णन साहब। कौन है भाई? सीपी राधा कृष्णन सर हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ये स्थान किनका लिए हैं?
ये लिए हैं जगदीप धनखड़ साहब का स्थान, है ना, जगदीप धनखड़ साहब का। इनसे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू। कौन थे भैया? वेंकैया नायडू, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। उनसे पहले हामिद अंसारी साहब थे, हामिद अंसारी साहब थे। उपराष्ट्रपति के पद पे 2 बार रहने वाले प्रथम अधिकारी कौन हुए इंडिया में? एस राधा कृष्णन साहब। एस राधा कृष्णन साहब जो है ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पे रहे थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने, है ना। इनके अलावा संविधान का संरक्षक, अच्छा उपराष्ट्रपति के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे। और जब राष्ट्रपति देश में अवेलेबल ना हो, या इनकी मृत्यु हो गई हो, या पद पे नहीं हो, किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो, तो उस समय राष्ट्रपति के रोल में होते हैं उपराष्ट्रपति। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का सर्वेक्षण यहाँ पे पूछा गया है, तो संविधान के सर्वेक्षण में आप क्या मारेंगे? तो यहाँ पे मैं सर्वोच्च न्यायालय ही मारूंगा, तो यहाँ पे राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 124 है। सर्वोच्च न्यायालय 129 के तहत रीट जारी करते हैं इंडिया में, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम CJI हीरालाल कानिया साहब थे। वर्तमान में सूर्यकांत शर्मा साहब हैं, है ना, सूर्यकांत शर्मा साहब हैं। वर्तमान CJI 53वां नंबर के। ये सब ध्यान रखेंगे। फातिमा बीबी पहले सर्वोच्च न्यायालय में महिला जज बनी थी। पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो भाई ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है ना, पंचायत राज व्यवस्था में 5 साल का होता है। पंचायत राज व्यवस्था में जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो यहाँ पे अंबेडकर साहब को हम आंसर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनके अलावा भारत का आपातकाल किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल 352, 356, 360 है ना। तो राष्ट्रीय आपात यहाँ की बात यहाँ पे हो रही है, तो 352 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन है यहाँ पे जो है ना, राष्ट्रपति शासन ये है आपके 356 में, और 360 में ये वित्तीय आपात है जो आज तक भारत में नहीं लगा है, ठीक है, वित्तीय आपात है ना। इसके अलावा आर्टिकल 370 क्या है आप सभी को पता है। इनके अलावा उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भाई उच्चतम न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब ही करते हैं, ये ध्यान रखना। और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनका तबादला भाई इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट, ये भी जो है प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, ठीक है। तो ये भी तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा एक यहाँ से जज की जो कार्यकाल होती है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट की जज है तो उनकी कार्यकाल 65 वर्ष है, और हाई कोर्ट की जज है तो रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष है, ये ध्यान रखना। नागरिकता संबंधित अनुच्छेद अभी मैंने बताया 505 से 11, ये क्या है भाई? नागरिकता संबंधित अधिकार है। इंडिया में नागरिकता कई प्रकार से आप ले सकते हैं, और आपकी नागरिकता कई प्रकार से जा सकती है। 12 से 35 भाग 3 में आएगा, फंडामेंटल राइट आएगा। 36 से 51 ये भाग 4 में आता है, DPSP आता है ना। इसके अलावा लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो वर्तमान समय में अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और न्यूनतम कार्यकाल आप कुछ नहीं कर सकते हो। भाई आज सरकार बना और अगले ही दिन, है ना, जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, पारित हो गया, तो भाई सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने में टाइम नहीं लगती है, ठीक है। तो भाई एक दिन भी चल सकती है, और मैक्सिमम कितने दिन चलेंगे? 5 साल चलते हैं। कितने? 5 साल। लेकिन एक ऐसा समय आया जब लोकसभा के कार्यकाल और राज्य में विधानसभा के कार्यकाल दोनों की कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, है ना। ये कब किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन में ही किया गया था, 1976 में। बाद में इसे रिपीट करके मतलब बैक करके एज इट इज 5 वर्ष कर दिया गया। ये 42वां संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है, इन्हें भी ध्यान रख लेना। इनके अलावा जो आपका वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो वित्त विधेयक कहाँ पे? लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। चुनाव जो होना और रिजल्ट आने तक में सब है ना 1951-52 का समय लग गया, तो ये कोई जो है सिंगल वर्ष नहीं है, 1951-52 आंसर करना है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अभी अभी चारों को डिस्क्राइब किया था, तीनों को, लेकिन यहाँ पे 368 नहीं बताया था, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 हो जाएगा। मुझे ड्यूटी निकलनी है, फास्ट पढ़ाना पड़ेगा। आर्टिकल 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है ना, संविधान संशोधन से, और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है गीतांजलि, अच्छा संविधान संशोधन एक कॉमन टॉपिक होता है, एक से लेकर के मैंने 105 106 तक पढ़ा दिया है ना, आप लोग देख लेना। गीतांजलि के लेखक कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये भाई रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, 1913 में नोबेल प्राइज पाए थे, और 1913 में नोबेल प्राइज पाने वाले पहली भारतीय ही नहीं, ये पहले एशियाई व्यक्ति थे, है ना। कौन थे भाई, पहले एशियाई व्यक्ति थे। राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई भाई, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। इंडिया में पहला जो है मतलब आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र जिम कार्बेट ही है ना, जिम कार्बेट ही है ना, पहले बाघ आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है, 1936 में स्थापित हुआ था। इसे पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश के माधव अभयारण्य को जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है, माधव को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तिमोर पिंगला को जो है टाइगर रिजर्व का जो है दर्जा दिया गया था। तो ये दोनों रिसेंट टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त करने वाले जगह है, एक छत्तीसगढ़ में है तिमोर पिंगला, और माधव जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है। तो 1973 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में सबसे अधिक बाघ जो है ये आपके इंडिया में ही पाया जाता है, और इंडिया में भी एमपी में सबसे अधिक बाघ पाया जाता है, इसीलिए एमपी को बाघ स्टेट कहा जाता है ना, एमपी को बाघ स्टेट कहा जाता है। जो नामीबिया से चीता को लाया गया था प्रोजेक्ट चीता के तहत पहले लॉट में, तो ये जो है कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, ये आपके एमपी में है। अभी रिसेंटली कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी स्टार्ट किया गया है, इसे भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो भाई आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, यहाँ पे दिख रहा है। कौन सा कमिटी काम किया था, हिल्टन यंग कमिटी काम किया था, हिल्टन यंग कमिटी काम किया था। लेकिन इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। आरबीआई को बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई है ना, आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति बनाता है, जिसमें आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, सीआरआर, एसएलआर, ये सब आ जाएगा। इनके अलावा ये है ना क्या करता है, नोट छापने का काम करता है, नोट छापने का काम करता है, सरकारी बैंकर का काम करता है, कमर्शियल बैंक को लोन देने का काम करता है। ये सब कौन करता है, आरबीआई जो है करता है। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं गुरुजी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 छल्ले में एक नीला कलर होता है, नीला कलर जो आपको दर्शाता है यूरोप को, किसको दर्शाता है, यूरोप को। एक है आपका पीला कलर जो आपके एशिया को दर्शाएगा, एशिया को। एक है आपके लाल कलर गुरुजी यूएसए अमेरिका को दर्शाएगा, है ना। एक है आपका ब्लैक कलर जो आपके अफ्रीका को दर्शाता है कि इसे काला महादेश कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन सा छूट गया हो, नीला पीला लाल हरा, हरा जो है ओशनिया या इसे ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हैं। तो ये 5 ओलंपिक ध्वज में छल्ले होते हैं जो दर्शाते हैं 5 महादेश को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में हुई थी, और इसरो की स्थापना 4th पंचवर्षीय योजना में हुआ था। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए भी है जिसका आंसर मैं आपसे डिमांड करूंगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए व्हाट्सएप पे जाके कंटेंट को बाय करके अपने जर्नी को आसान बनाइए। जय हिंद, जय भारत।